हाय बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के इंटरमीडिएट पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं एंड वाई हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ हमने देखा कि नेफ्रॉन में बेटा बॉमन्स कैप्सूल के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता है एंड बाद में फिर बेटा रिमेनिंग एरियाज में हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, जिस रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन की वजह से बेटा बाद में क्या बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बिसाइड्स दिस हमने देखा कि एक नेफ्रॉन का बेटा बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी कॉमनली कॉर्टेक्स में पाया जाता है एंड हेनरिज लूप जो होता है बेटा वो कहाँ मिलता है, वो मेडुला में मिलता है, ठीक है। एंड परमेबिलिटी की एंड इम्परमेबिलिटी की भी हमने बात करी लास्ट क्लास में कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा परमेबल होता है सल्यूट सॉल्वेंट के लिए एंड कौन सा हिस्सा इम्परमेबल होता है, ठीक है। और कौन से हिस्से नेफ्रॉन के बेटा अंडर हार्मोनल कंट्रोल काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी फिनिश करी है। सो आज की क्लास जो हमारी है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और इस क्लास के अंदर बेटा आज हम करने वाले हैं बात रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल। ऑल्दो एनसीईआरटी में डिटेल्ड बॉमन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, सो बट आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉमन्स कैप्सूल जो है बेटा या बॉमन्स स्ट्रक्चर जो है, इसमें कितने लेयर्स पाए जाते हैं, इसके ऊपर जो कैपिलरीज है बेटा उनका क्या स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस है। सो आज हम डिटेल में किसके पीछे जाने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल के, और देखेंगे कि अल्लाह ने बेटा हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर लेवल पे बेटा किस तरीके से एक फिल्ट्रेशन बैरियर क्रिएट किया है, एक फ़िल्टर पेपर क्रिएट किया है बेटा, जो फ़िल्टर पेपर हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है बेटा, और उस फिल्टर्ड ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, रिमूव करता है बेटा। एंड आफ्टर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारा ब्लड अगेन क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं बेटा विथ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में बेटा मैं समझाना चाहता हूं आपको द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से समझिए। लास्ट क्लास में मैंने ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताया नहीं था, बट आज मैं इसको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। आप ऑलरेडी जानते हैं बच्चा एक बात, दैट ग्लोमेरुलस जो होता है बेटा, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन होता है किससे, एक इनकमिंग ब्लड वेसल से। तो मान लीजिए ये वो इनकमिंग ब्लड वेसल है, ठीक है। और इस इनकमिंग ब्लड वेसल को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ ए है। तो ए का मतलब क्या होता है बेटा, एफरेंट आर्ट्रियोल, ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके क्या करता है, ये डिवाइड करता है बेटा इनटू मेनी ब्रांच। फॉर एग्जांपल ये इसका एक ब्रांच बना है ऐसे, सो ये डिवाइड करेगा बेटा इनटू मेनी कैपिलरीज आर ब्रांच। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका एक ब्रांच बन रहा है ऐसे, सो ये ब्रांचिंग हो रहा है इसका। तो ये ऐसे ब्रांचिंग हो रहा है बच्चा। ठीक है,
तो जब ये ब्रांचिंग होगा बच्चा, सो आफ्टर दिस ब्रांचिंग ये सारी कैपिलरीज वापस जुड़ के क्या बनाती है, और एक ब्लड वेसल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास किया नहीं हमने, सो बस ब्रांचिंग पैटर्न दिखा दिया बेटा, किसका, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का। तो ये मान लीजिए फॉर ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बन गई। ठीक है ना, सो आया कौन था बेटा, आया था एफरेंट आर्टरियोल। सो दिस इज एफरेंट आर्टरियोल बेटा, जो अपने साथ क्या लाया है, जो अपने साथ ब्लड लाया है। ठीक है ना, अब ये एफरेंट आर्टरियोल बेटा आगे जाके डिवाइड कर रहा है इनटू स्मॉलर ब्रांच, जो मैं आपको यहाँ पे स्मॉलर ब्रांच दिखा रहा हूँ। सो दीज स्मॉलर ब्रांच बेटा अप्रोक्सीमेटली 50 कैपिलरीज बनती है, यहाँ पे 50 कैपिलरीज बनती है। एंड इस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट बेटा, इसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी टफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा, या इन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा। ठीक है, सो दीज कैपिलरीज आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जब डिवाइड होती है, डिवाइड करने के बाद अगेन आपस में क्या करती है बेटा, बाइंड करती है, ये अगेन वापस जुड़ जाती है। एंड जुड़ने के बाद ये क्या बनाती है बेटा, दे फॉर्म इफरेंट आर्टरियोल बेटा। ठीक है, सो तो यहाँ से आया कौन था बेटा, ब्लड लेके, सो ब्लड लेके आया था एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। सो ये एफरेंट आर्टरियोल हो गया। ठीक है, और यहां से ब्लड लेके कौन जा रहा है बेटा, ये जा रहा है इफरेंट आर्टरियोल। सो दिस इज इफरेंट आर्टरियोल। सो इन बिटवीन द एफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल बेटा हुआ क्या, आपका एफरेंट आर्टरियोल डिवाइड कर गया बेटा इनटू मेनी स्मॉलर ब्रांच। कितनी ब्रांच बनती है यहाँ पे, 50 ब्रांच बनती है। मैंने खाली 3 ब्रांच बनाई है, बट यहाँ पे 50 सच ब्रांच बनती है बेटा। एंड दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा, और ये सारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को एक साथ बेटा, सो द ग्रुप ऑफ दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज टुगेदर, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर टफ्ट बोलते हैं बेटा। और ये ग्लोमेरुलर टफ्ट जैसे बाहर आता है, ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये इफरेंट आर्टरियोल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है बच्चा। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है बेटा, ठीक है ना, इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में अगर आप स्पेसेस देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन स्पेसेस के अंदर बेटा कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है। ये सेल जो है बेटा, ये मैक्रोफेज का भी काम करती है, दे एक्ट एज मैक्रोफेज बेटा। ये किडनी की मैक्रोफेज भी होती है, और ये थोड़ा बहुत कनेक्टिव टिश्यू भी रिलीज करती है बेटा इस एरिया में। सो इन सेल्स को हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज, तो इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं। सो दीज सेल्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज मेसेंजियल सेल्स। दे आर कॉल्ड एज मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू इस एरिया का प्लस दीज मेसेंजियल सेल्स, इनको एक साथ हम मेसेंजियम बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ दीज सेल्स प्लस दीज सेल्स देमसेल्व्स बेटा, इनको दोनों को मिला के हम एक साथ क्या बोलते हैं, मेसेंजियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है बच्चा। अब ये जो ग्लोमेरुलर टफ्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चा, सो इस ग्लोमेरुलर टफ्ट के लोअर साइड में अगर देखें हम, ठीक है, नीचे वाले साइड में देखें, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, हमको यहाँ पे एक स्पेशल सेल्यूलर मेम्ब्रेन मिलता है। सो यहाँ पे बेटा कुछ सेल्स होंगी ऐसे, थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स होती है बेटा, और अगर मैं इन सेल्स को ड्रॉ करूँ, सो दे लुक समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स होता है बेटा नीचे वाले साइड में, और इन सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, कि इनका एक मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे आपको पॉइंटेड देखने को मिलेगा। सो इनका मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। सो दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज फुट प्रोसेसेस। तो ये सेल्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ये आपको ऐसे दिखाई देती है सेल्स।
और ये सेल्स कहाँ पे पाई जाती है? दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा। तो ये ऐसे सेल्स पाई जाते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे बेटा, ठीक है ना। एंड ये जो सेल्स है बच्चा, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज, इन सेल्स को हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, ठीक है ना। अब इनको पोडोसाइट्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज अगर मैं एक पोडोसाइट को यहाँ पे बनाऊंगा, सो एक सिंगल पोडोसाइट है बेटा ऐसे, तो इसकी बॉडी में आपको क्या मिलते हैं? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलते हैं बेटा इस तरीके से। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फुट प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब उंगलियां जैसी हमारी हाथों की होती है, तो उंगलियों के समान बेटा इनमें छोटे छोटे एलिवेशंस पाए जाते हैं, जिन एलिवेशंस को हम क्या बोलते हैं? फुट प्रोसेसेस बोलते हैं। सो आईसी सेल्स बेटा हमारे नेफ्रॉन की, जिन सेल्स के ऊपर आपको क्या मिलते हैं? फुट प्रोसेसेस मिलती है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे पाई जाती है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स, ठीक है। सो याद रखिएगा पोडोसाइट्स के अंदर ऊपर क्या पाया जाता है बेटा? इनमें फुट प्रोसेसेस पाई जाती है। फुट प्रोसेसेस मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। सो दीज सेल्स जिनमें फूड प्रोसेसेस होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। यहां तक तो कोई टेंशन है नहीं बच्चा। अब ये पोडोसाइट्स जो होती है बेटा, आप देख सकते हैं इनके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। पोडोसाइट्स के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सो ये गैप एक्चुअल में ओपन गैप नहीं होता है बेटा। इस गैप को हम कवर करते हैं बाय स्पेशल प्रोटीन, जिस प्रोटीन को हम बेटा नेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है ना। और इस गैप को हम क्या बोलते हैं? दिस गैप इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन डायफ्राम बेटा। दिस गैप इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन डायफ्राम, ठीक है ना। और इस फिल्ट्रेशन डायफ्राम को कौन कवर करता है बेटा? एक प्रोटीन कवर करता है, जिसको हम नेफ्रिन बोलते हैं, जिसको हम नेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप पोडोसाइट्स के बारे में इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो पोडोसाइट्स कहाँ पे होती है बेटा? वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे होती है। पोडोसाइट्स क्या है बेटा? दे आर सेल्स जिनके पास फुट प्रोसेसेस पाई जाती है बेटा। पोडोसाइट्स की बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन डायफ्राम बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन डायफ्राम को बेटा बीच में कौन सा प्रोटीन कवर करता है? उसको नेफ्रिन प्रोटीन कवर करता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पोडोसाइट्स के बाद अगर हम आगे बढ़े बेटा, सो आफ्टर पोडोसाइट्स हमको क्या देखने को मिलता है? हमारा ग्लोमेरुलस जो होता है बेटा, हमारा बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, इस बोमेन्स कैप्सूल में बेटा पोडोसाइट्स के अलावा और एक लेयर ऑफ सेल मिलता है बेटा, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ। सो ये और एक लेयर है बेटा यहाँ पे, और ये लेयर बनता है बेटा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स है। ऐसे बेटा, ठीक है ना। सो दीज सेल्स बेटा जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये क्या है? ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। तो ये है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बेटा। ऐसा, क्लियर। और फाइनली बेटा ये सिंपल स्क्वामस सेल एपिथेलियल सेल्स ऐसे और एक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करती है, जो नीचे की तरफ पाया जाता है लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर क्या है इसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। सो ये लेयर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चा, सो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बेटा, ठीक है। तो ये किन का बना हुआ है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का बना हुआ है, ठीक है। ये बना बेटा सिंपल
स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ बेटा। ये समझ आया ना बेटा। सो आप देख सकते हैं ध्यान से, आपको बोमेन्स कैप्सूल के अंदर बेटा 2 लेयर मिल रही है, और 2 लेयर के अंदर बेटा आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, अगर आप इस लेयर की बात करेंगे जो गुलाम रॉयल कैपिलरीज के नीचे है बेटा, इसके अंदर सेल्स है पोडोसाइट्स। अगर आप इस वाली लेयर की बात करेंगे बेटा, इसके अंदर सेल्स कौन से, सिंपल स्क्वामस सेल्स होती है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे बेटा, ये वाला लेयर जो है बेटा आपके बोमेन्स कैप्सूल का, जो किन का बना हुआ बेटा, जो पोडोसाइट्स का बना हुआ है। दिस लेयर विच इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स बेटा, दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल, दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल लेयर बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज विस्ट्रल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना। और ये वाली लेयर बेटा जो किन की बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की बनी है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, पैराइटल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। सो मतलब हमारा बोमेन्स कैप्सूल जिसको हमने एकदम कल सिंपल में समझा था बेटा, वो रियलिटी में डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना। 2 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक इनर वॉल है एंड एक आउटर वॉल है। इनर वॉल जो बनी है बेटा वो बनी है पोडोसाइट्स की, एंड आउटर वॉल जो है बेटा वो बनी है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स की। और ये दोनों वॉल जो है बेटा ये एक साथ मिलके एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर को जन्म देती है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है बेटा, एंड दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल बेटा, ठीक है। सो आप याद रखेंगे बोमेन्स कैप्सूल किससे बनता है, तो बोमेन्स कैप्सूल बेटा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनता है बेटा, जिसमें से एक इनर साइड में होती है और एक आउटर साइड में होती है। जो इनर साइड में सेल्स होती है बेटा उनके पास फुट प्रोसेसेस होती है, ठीक है, और वो सेल्स बेटा एग्जैक्टली गुलाम रॉयल कैपिलरीज के नीचे पाई जाती है। अब वो एग्जैक्टली नीचे है कि नहीं है वो हम थोड़ी देर में और इसको डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, बट अभी याद रखेंगे वो गुलाम रॉयल कैपिलरीज के नीचे पाई जाती है बेटा। और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर कहाँ मिलता है, ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर बेटा कॉर्टेक्स में मिलता है, जो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। और ये 2 लेयर्स का बना हुआ बेटा, एक है विसरल लेयर जो इनर लेयर होती है जो पोडोसाइट्स की बनी है बेटा, एक है पैराइटल लेयर जो आउटर लेयर होती है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। समझ गए ना। अब अगर आप और एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, सो ये इनर लेयर है ना, और ये आउटर लेयर है बेटा। सो अगर आप इनर एंड आउटर लेयर के बीच में देखेंगे, सो दिस इनर एंड आउटर लेयर बेटा, इसके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे। तो ये स्पेस पाया जा रहा है बेटा इनर एंड आउटर लेयर के बीच में, ठीक है ना। सो दिस स्पेस विच इज एनक्लोज्ड बिटवीन द इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल and outer layer of Bowman's capsule beta. So this space here which is present here beta or enclosed between the visceral layer and the parietal layer beta, इस space को हम नाम देते हैं capsular space. This space is called as capsular space beta. ठीक है, तो इस space को हम क्या बोलते हैं, this space is called as कैप्सूलर स्पेस। तो याद रखें कैप्सूलर स्पेस क्या होती है। सो कैप्सूलर स्पेस बेटा एक एम्प्टी एरिया है जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। एंड बोमेन्स कैप्सूल में कहाँ पे पाया जाता है, आउटर एंड इनर लेयर के बीच में। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल एंड इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, विसरल। और यही वो जगह है बेटा जहाँ पे नेफ्रॉन किसको जमा करेगा, बिकॉज जब ब्लड फिल्टर होगा ना, ब्लड जब फिल्टर होता है बेटा तो फिल्टर्ड ब्लड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जमा होता है बेटा, इसी कैप्सूलर स्पेस में जमा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ जमा होगा बेटा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जमा होगा। सो अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सो जब यहाँ से ब्लड निकलेगा वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में आएगा, है ना। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वो ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा।
जो फिल्टर्ड ब्लड होगा बेटा, उस फिल्टर्ड ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जमा होता है, नेफ्रॉन के बाउमेन्स कैप्सूल में जमा होता है। एंड बाउमेन्स कैप्सूल में बेटा वो एग्जैक्टली कहाँ जमा होता है, तो वो एग्जैक्टली जमा होता है बेटा इन द कैप्सूलर स्पेस। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा, आई होप। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बाउमेन्स कैप्सूल को फिनिश कर दिया कि बाउमेन्स कैप्सूल में क्या क्या पाया जाता है। बट थोड़ा सा मैं इसमें और डिटेल में जाना चाहता हूँ, बिकॉज इसको अगर आप डिटेल से समझेंगे तो तभी आपको बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म फटाक से और बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए होता क्या एक्चुअल में, जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है एंड आपका बाउमेन्स कैप्सूल है बेटा, रियलिटी में क्या होता है कि आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और आपके बाउमेन्स कैप्सूल के बीच में यहाँ पे बेटा एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जो आपके बुक में भी मेंशन्ड है, बट हम जब उसको लिखते हैं तो हमको ये सिंपल मेम्ब्रेन लगता है पढ़ते समय, इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं लगता है। बट थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, उसको इसका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नहीं है बेटा। सो बिटवीन द बाउमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा, ठीक है, आपको क्या मिलता है बेटा, आपको और एक स्ट्रक्चर मिलता है नेफ्रॉन का, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, इसको मैं यहां पे हाईलाइट कर दूंगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और शॉर्ट में हम क्या उसको बोलते हैं बेटा, जीबीएम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है ना। सो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें ब्लड को फिल्टर करना है, सो ब्लड को फिल्टर करने के लिए बेटा ब्लड के फिल्ट्रेट को या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें से पहला लेयर जो होगा बेटा वो कैपिलरी की वॉल होगी, दूसरा लेयर जो होगा बेटा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और तीसरा लेयर जो होगा बेटा वो क्या होंगी, पोडोसाइट्स होंगी। सो जब इन 3 लेयर से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पास होता है या ब्लड पास होता है, फिर जाके किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है। समझ गए ना। सो ये एक सिंप्लीफाइड पिक्चर है बेटा किसका, आपके बाउमेन्स कैप्सूल का और उसके रिमेनिंग कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स का बेटा। सो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम, बिकॉज हमको ये डिटेल में पूरा समझना है, तो हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं किसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरी को बेटा, और देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन में कैसे रोल प्ले करती है। फिर हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या रोल प्ले करता है, एंड फाइनली हम बेटा पोडोसाइट्स को समझेंगे एंड देखेंगे कि पोडोसाइट्स क्या रोल प्ले करती है प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में बेटा। ठीक है ना बच्चा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं इधर नीचे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सो ये जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेटा। ठीक है ना। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये अंदर से किन का बना होता है, इट इज इंटरनली मेड ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेटा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी है, जो किन का बना है बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल्स का बना है। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं किसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को। ठीक है। अगेन सेम डायग्राम आएगा बेटा। इधर हमको पता है कि ग्लोमेरुलर बेड का फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर टफ्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ब्लड वेसल आती है बाहर से बेटा, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे बढ़ गया और ये डिवाइड हो गया बेटा मेनी स्मॉलर ब्लड वेसल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। और वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिर बेटा आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन कराया, उन्होंने आपस में जुड़ के बेटा और एक ब्लड वेसल का फॉर्मेशन कराया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। सो दिस वन इज इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा।
अब मैं यहाँ पे सारी कैपिलरीज नहीं बना रहा, हमने एक कैपिलरी बनाने का कोशिश किया है और इसी एक कैपिलरी से हम समझेंगे बेटा कि प्रोसेस आगे कैसे बढ़ता है, ठीक है। चलिए अब इधर देख लेते हैं। सो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है ना, इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा? जब हम इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सो हमें बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है दैट दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती है, अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दे आर फॉर्म्ड ऑफ एंडोथीलियल सेल्स बेटा। जैसे मान लीजिए फॉर ये इनकी एंडोथीलियल सेल्स है। सो ये एंडोथीलियल सेल्स है बेटा ऐसे, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड ऑफ एंडोथीलियम और एंडोथीलियल सेल्स बेटा। तो ये ऐसी एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है। कोई काम करते हैं इसको। सो दे आर मेड अप ऑफ एंडोथीलियल सेल्स बेटा। चलिए, सो दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल एंडोथीलियल सेल्स बेटा। अब इन सेल्स को मैं बेटा स्पेशल एंडोथीलियल सेल्स क्यों बोलता हूँ? बिकॉज जब हम इन सेल्स को नज़दीक से देखते हैं बेटा, हमें क्या पता चलता है, हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है दैट इन सेल्स के मेम्ब्रेन में बेटा बहुत सारे पोर्स होते हैं। जैसे मैं इधर बना रहा हूँ पोर्स। सो इन सेल्स के मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलते हैं? आपको बहुत सारे पोर्स मिलते हैं बेटा ऐसे। ऐसे बहुत सारे पोर्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशंस बेटा। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको मैं इधर हाईलाइट करता हूँ। सो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशंस। दे आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशंस बेटा। इनको हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज इन पोर्स को हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं, दैट्स वाई बेटा इन कैपिलरीज को हम कभी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को बेटा कभी कभी हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों इनको फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज बोलते हैं? बिकॉज इन कैपिलरीज का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो बॉडी में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा बेटा? वो ये है कि इन कैपिलरीज की एंडोथीलियल सेल्स जो होती है, उन एंडोथीलियल सेल्स के अंदर बेटा आपको क्या मिलता है? स्मॉल पोर्स मिलते हैं, जिन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं या फेनेस्ट्रा भी बोलते हैं बेटा। फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं या फेनेस्ट्रा बोलते हैं। सो बिकॉज दीज कैपिलरीज हैव पोर्स थ्रू आउट देम बेटा, बिकॉज इन कैपिलरीज में थ्रू आउट पोर्स पाए जाते हैं। सो दैट इज वाई दीज कैपिलरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, या इनका जो नाम आप जानते हैं बेटा, इनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। इनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब ये फेनेस्ट्रा जो होते हैं बेटा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखेंगे? ये जो फेनेस्ट्रेशंस होती है, इन फेनेस्ट्रेशंस का जब हम साइज़ देखते हैं बेटा, इनका साइज़ होता है 70 to 100 नैनोमीटर। अब हमको कैसे पता चला ये 70 to 100 नैनोमीटर? ये भी हम अभी थोड़ी देर में पता करेंगे, ठीक है ना। सो दीज गैप्स आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेशंस और फेनेस्ट्रा। इनका साइज कितना होता है बेटा? 70 to 100 नैनोमीटर। ये पूरी कैपिलरीज में, जितनी भी कैपिलरीज आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, हर एक कैपिलरी में आपको क्या मिलेंगे बेटा? ये पोर्स मिलेंगे। अब इन पोर्स का फ़ायदा क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। जैसे यहाँ से बेटा ब्लड आएगा, ध्यान से देखिए, ब्लड कहाँ से एंटर कर रहा है बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर कर रहा है।
तो ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ब्लड पहुँचेगा इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो ये एरिया हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरी वाला एरिया बेटा। और ब्लड निकलेगा कहाँ से बेटा, ब्लड निकलेगा एफरेंट आर्टरियोल से। ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल से एंड ब्लड निकल कहाँ पे रहा है बेटा, ब्लड निकल रहा है एफरेंट आर्टरियोल से। और हमें एक चीज़ ऑलरेडी पता है बेटा, दैट एफरेंट आर्टरियोल का साइज जो होता है वो एफरेंट के कंपैरिजन में क्या होता है बेटा, कम होता है। पढ़ाया मैंने लास्ट क्लास में। सो मीन्स यहाँ से ज़्यादा ब्लड आएगा लेकिन यहाँ से ब्लड ज़्यादा निकल नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ से जो ब्लड एंटर कर रहा है बेटा उस एरिया का साइज, उस एरिया का डायमीटर ज़्यादा है। बट जिस एरिया से ब्लड बाहर जा रहा है बेटा उस एरिया का डायमीटर क्या है बेटा, कम है। सो मतलब इनपुट जो एरिया है ना, इनपुट वाला एरिया, तो इनपुट वाले एरिया में क्या हो रहा है बेटा, मोर एंट्री ऑफ ब्लड हो रहा है। एंड आउटपुट वाले एरिया में बेटा क्या हो रहा है, लेस आउटपुट ऑफ ब्लड जा रहा है। सो मोर ब्लड इज एंटरिंग इन, लेस ब्लड इज गोइंग आउट बेटा। सो ब्लड मीन्स कहाँ पे रुक रहा है, इन कैपिलरीज के अंदर रुक रहा है, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा ब्लड एंटर कर रहा है लेकिन यहाँ से उतना ब्लड सेम समय में निकल नहीं पा रहा है। सो ब्लड कहाँ जमा होगा बेटा, इन कैपिलरीज में जमा होगा। सो बिकॉज इन कैपिलरीज के अंदर आपको बेटा फेनेस्ट्रेशंस मिलते हैं, पोर्स मिलते हैं जिनका साइज 70 to 100 नैनोमीटर्स है। सो यहाँ पे होगा क्या बेटा, ब्लड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, बिकॉज ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में वाटर है बेटा, एंड वाटर बेटा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, दबाव क्रिएट करेगा। उस दबाव की वजह से जिस भी मॉलिक्यूल का साइज 100 नैनोमीटर से कम होगा या 70 नैनोमीटर से कम होगा बेटा, वो सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इन कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे बेटा। मतलब उन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, साइज के बेसिस पे फिल्ट्रेशन होगा बेटा। और जैसे उनका साइज के बेसिस पे फिल्ट्रेशन होगा तो वो मॉलिक्यूल्स बेटा ब्लड को लीव करेंगे, ब्लड को बेटा पीछे छोड़ेंगे और ब्लड को निकल के कहाँ की तरफ आएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर बोमेन्स कैप्सूल जो है बेटा, बोमेन्स कैप्सूल के कैप्सुलर कैविटी की तरफ आएंगे। समझ गए ना, ये क्लियर हो गया। सो क्लियरली इसको याद रखना बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या है बेटा, आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरी परफोरेटेड है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं, जिन पोर्स को हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं, जिनका साइज मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो जैसे यहाँ पे ब्लड के ऊपर बेटा प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव क्रिएट होगा, तो उस दबाव की वजह से जो भी मॉलिक्यूल बेटा 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं उनका क्या होगा बेटा, इन पोर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा, वो ब्लड के अंदर से बेटा लीव होंगे, वो ब्लड को बेटा पीछे छोड़ेंगे और कहाँ पे एंटर करेंगे बेटा, इनटू द बोमेन्स कैप्सुलर स्पेस एंटर करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। सो ये आपको ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में याद रखना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ऑलरेडी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूँ दैट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे हमको जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, इस सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन को थोड़ा डिटेल में बना दूँ तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपको ऊपर दिखाई दे रही है और इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया ऐसे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है। जब हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेटा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखते हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है दैट बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल एरिया है बेटा, सो दिस इज द सेंट्रल एरिया बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा। ये सेंट्रल एरिया बेसमेंट मेम्ब्रेन 3 पेप्टाइड चेन्स का बना होता है। ये एक पेप्टाइड चेन हो गई, ठीक है ना, ये दूसरी पेप्टाइड चेन होगी बेटा, सो दिस इज सेकंड पेप्टाइड चेन, और ये तीसरी पेप्टाइड चेन होगी बेटा। सो दिस सेंट्रल एरिया इज मेड अप ऑफ 3 पेप्टाइड चेन्स बेटा, है ना, ये 3 पेप्टाइड चेन्स। और इन तीनों पेप्टाइड चेन्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज अल्फा पेप्टाइड्स बेटा। इनको हम अल्फा पेप्टाइड्स बोलते हैं, सुन लेना इसको ध्यान से। सो दीज 3 चेन्स आर कॉल्ड एज अल्फा पेप्टाइड्स। तो जब आप बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो आपको ये सेंटर वाला एरिया क्या दिखाई देता है, ये आपको मोर इलेक्ट्रॉन डेंस दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपको डेंसिटी क्या दिखाई दे रही है, ज़्यादा। और उस डेंसिटी का कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेटा, 3 इंटरकनेक्टेड, 3 इंटरवीवड या आपस में कॉइल्ड प्रोटीन चेन्स मिलती है, जिन प्रोटीन चेन्स को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज अल्फा पेप्टाइड्स बेटा, ठीक है ना। अब बिकॉज ये एरिया बेटा आपको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत डेंस दिखाई दे रहा है, इसलिए बेटा इस मिडल एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैमिना डेंसा बोलते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड एज लैमिना डेंसा बेटा। सो लैमिना डेंसा क्या होता है, लैमिना डेंसा आपके नेफ्रॉन के अंदर बेटा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका सेंट्रल पार्ट पाया जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा,
जब हम इसको देखते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंस होता है बेटा, दिस इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डेंस, बिकॉज इसके अंदर क्या पाई जाती है, 3 पेप्टाइड चेन्स पाई जाती है जो आपस में क्या है बेटा, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में बेटा, सो दीज चेन्स आर हाईली कॉइल्ड टू ईच अदर। क्लियर है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम इस इलेक्ट्रॉन डेंस स्ट्रक्चर के 2 साइड में देखते हैं, अगर आप देख भी सकते हैं बेटा, ऊपर वाला साइड भी आपको दिखाई दे रहा है एंड नीचे वाला साइड भी दिखाई दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंस का मतलब है जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है बेटा, जहाँ पे मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाला एरिया है ना उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, तो इसलिए ये दोनों एरियाज क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट बेटा, या आप शॉर्ट में याद रख लें ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं बेटा, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर है। अब ये जो ऊपर एंड नीचे वाला मटेरियल है, जब हम इनका कंपोजिशन देखते हैं बेटा, ठीक है ना, सो इनमें से अगर मैं ऊपर वाले मटेरियल को हाईलाइट करूं, सो ये वाला पार्ट जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन का होता है नेफ्रॉन में, जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, सो इसके अंदर बेटा हमको जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं बच्चा, ऐसे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं या जो मटेरियल्स मिलते हैं बेटा, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज पॉली एनायोनिक, they are called as polyanionic proteoglycans। they are called as polyanionic proteoglycans बेटा, इनके नाम से आपको पता चल रहा है बेटा, मतलब ये एरिया जो है बेटा ये प्रोटियोग्लाइकन्स का बना हुआ है, लेकिन वो प्रोटियोग्लाइकन्स कैसे बेटा, वो नेगेटिवली चार्ज है। पॉली एनायोनिक मतलब बेटा उनका नेगेटिव चार्ज क्या होता है, उनका हाई नेगेटिव चार्ज होता है, उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो मतलब ये एरिया कैसा होगा फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ये नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा, ठीक है। और अगर आप नीचे वाले साइड की बात करेंगे, लोअर साइड की बात करेंगे, तो लोअर साइड के अंदर बेटा आपको अगेन कुछ मटेरियल्स मिलेंगे, जैसे मैं इधर बना देता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको कुछ मटेरियल्स मिलेंगे बेटा लोअर साइड में, सो ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी बेटा आपको कुछ सबस्टेंसेस मिलेंगी, कुछ मटेरियल्स मिलेंगे बेटा। और जब हम इन मटेरियल्स का कंपोजिशन देखते हैं, सो हमें पता चलता है बेटा दैट ये मटेरियल जो है दे आर मेड अप ऑफ सियालोग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये किनके बने बेटा, ये सियालोग्लाइकोप्रोटीन्स के बने। और ये सियालोग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं बेटा, ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। समझ आया ना, क्लियर हो गया। सो अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन को ध्यान से देखेंगे बच्चा, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन का ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा। अब इस नेगेटिव चार्ज का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो हम थोड़ी देर में पता करते हैं बेटा, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता हूँ। सो अभी तक आपने 2 चीज़ें याद रखी, आपने देखा कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी है आपके पास, और ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो एंडोथेलियल सेल्स होती है उनमें पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं, जिनका मैंने साइज आपको बता दिया। और उन पोर से फ़ायदा क्या है बेटा कि जो भी चीज़ ग्लोमेरुलर कैपिलरी से नीचे आएगी वो साइज़ के बेसिस पे नीचे आएगी, उनको फिल्टर बेटा साइज़ के बेसिस पे किया जाएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंस चेक नहीं किया जाता कि मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है कि नहीं है बेटा। यहाँ पे मटेरियल को निकाला जाता ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। जैसे मॉलिक्यूल बेटा नीचे आएंगे तो ये क्रॉस करेंगे एक नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन को, जिस नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपने एक पार्ट को बोला था लैमिना डेंसा बेटा। अब लैमिना डेंसा के ऊपर वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस एरिया बेटा, दिस एरिया इज कॉल्ड एज लैमिना एक्सटर्ना बेटा, ठीक है, बिकॉज ये बाहर वाले साइड में पाया जाता है, या इसको आप बोलते हैं लैमिना रेरा एक्सटर्ना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना रेरा एक्सटर्ना बेटा। और ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है लोअर साइड में बेटा, दिस इज कॉल्ड एज लैमिना रेरा इंटरना बेटा।
दिस इज कॉल्ड एज लैमिना रेरा इंटरना बेटा, ठीक है ना, इंटरना। और दोनों क्या होते हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं इसके नीचे। जब हम बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आते हैं बेटा, तो बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन हमको क्या दिखाई देती है, हमको कुछ ऐसी सेल्स दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए, ये सेल्स दिखाई दे रही है। सो जो किसके कांटेक्ट में है बेटा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, ये सेल्स बेटा। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज, ये सेल्स आपको दिखाई दे रही है। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स बेटा। सो अब आपको याद रखना है कि एक्चुअली पोडोसाइट्स किसके कांटेक्ट में होती है बेटा, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के कांटेक्ट में नहीं होती है, बट दे आर इन रियलिटी बेटा इन कांटेक्ट विथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ नेफ्रॉन बेटा, ठीक है ना। सो ये सेल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स बेटा, ठीक है। और पोडोसाइट्स के बीच में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पोडोसाइट्स के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, फिल्ट्रेशन डायाफ्राम मिलता है। तो ये फिल्ट्रेशन डायाफ्राम है बीच में, दिस इज फिल्ट्रेशन डायाफ्राम। और इस फिल्ट्रेशन डायाफ्राम को कौन सिंथेसाइज करता है, दिस फिल्ट्रेशन डायाफ्राम इज सिंथेसाइज्ड बाय नेफ्रिन प्रोटीन बेटा, ठीक है ना। और फिर यहां से कौन सी सेल्स होंगी बेटा, यहां होंगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स बेटा। तो ठीक है, तो ये एक लेयर है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का, ये दूसरा लेयर है बेटा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स का। तो ये हो गया बेटा एक लेयर सिंपल स्क्वामस सेल्स का, और ये और एक लेयर हो गया। और ये जो लेयर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर। और जो हमने ऊपर पोडोसाइट की लेयर ड्रॉ करी बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विस्ट्रल लेयर बोलते हैं बेटा। और दोनों मिलके क्या बनाती है, बाउमैन्स कैप्सूल बनाती है बेटा। ये दोनों मिलके किसको सिंथेसाइज करती है, बाउमैन्स कैप्सूल को सिंथेसाइज करती है। और नीचे क्या होता है बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल होता है, ऐसा, ठीक है। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज विस्ट्रल लेयर ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल बेटा। अब विस्ट्रल लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, एक्चुअल में होता क्या है बच्चा कि ये जो पोडोसाइट्स होती है, मैं आपको एक डायग्राम शो करने की कोशिश करता हूँ, इधर ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो पोडोसाइट्स होती है ना बेटा, सो ये पोडोसाइट ए है जो आपको ऊपर साइड में दिखाई दे, दिस इज पोडोसाइट ए, और ये पोडोसाइट बी है। तो पोडोसाइट्स एक्चुअल में कैसी होती है, मान लीजिए फॉर ये एक पोडोसाइट में ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, और ये दूसरा पोडोसाइट। तो ये पोडोसाइट्स क्या करती है बेटा, ये अपनी फूड प्रोसेसेस को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बेटा, इंटरलिंक करती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये पोडोसाइट 1 का फूड प्रोसेस है, लेकिन इसने बेटा इंटरलिंक किसको किया बेटा, पोडोसाइट 2 की फूड प्रोसेस को। फिर पोडोसाइट 1 का अगेन फूड प्रोसेस है, फिर यहाँ पे इंटरलिंक किसके साथ हो रहा है, पोडोसाइट 2 के फूड प्रोसेस के साथ हो रहा है। सो पोडोसाइट्स बेटा अपनी फूड प्रोसेस को ऐसे अरेंज कर लेती है कि इनकी फूड प्रोसेस के बीच में क्या बनती है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल स्पेसेस बनती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, सो ये हॉरिजॉन्टल स्पेसेस का फॉर्मेशन होता है। और इन हॉरिजॉन्टल स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स बेटा। स्लिट इसलिए बिकॉज ये कट जैसा लग रहा है ना, सो दीज गैप्स आर कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट्स। सो मतलब कि अगर आप एक नेफ्रॉन की पोडोसाइट को देखोगे, सो इन पोडोसाइट्स ने क्या किया बेटा, इन्होंने मान लीजिए ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जाम्पल बेसमेंट मेम्ब्रेन था बेटा,
तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को पूरा ऐसे सराउंड करती है, मतलब पकड़, जैसे हाथ से हम कोई चीज़ पकड़ लेते हैं ना, जैसे हमने हाथ से बोतल पकड़ा हुआ है तो हमारी फिंगर बोतल को चारों तरफ से घेर लेती है। सो वैसे हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के चारों तरफ से बेटा इसको कौन घेरता है, इसको पोडोसाइट्स घेरती है। और जब इसे पोडोसाइट्स घेरती है ना, तो दो पोडोसाइट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसको फिल कौन करेगा, और एक पोडोसाइट का फिंगर फिल करेगा। और उन दो फिंगर्स के बीच में, उन दो फूड प्रोसेस के बीच में क्या बन जाता है बेटा, एक गैप बन जाता है, जिस गैप को हम क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट बेटा। समझ आया? सो मतलब अगर मैं यहाँ पे शो करने की कोशिश करूं तो ये चीज को हम क्या कहते थे, दिस वाज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन डायफ्राम, दिस वाज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन डायफ्राम बेटा, है ना। और कहीं बेटा इस पोडोसाइट के बीच में, या जो रिमेनिंग पोडोसाइट्स है इसके बीच में क्या मिलेगा आपको बेटा, आपको एक कट मिलेगा, जिस कट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं बेटा। और फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज कितना होता है बेटा, 20 to 30 नैनोमीटर्स का होता है, 20 to 30 नैनोमीटर्स का होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ सुनिए, होता क्या है, आपका ब्लड आया था बेटा, ध्यान से सुन लेना। अभी आपने ब्लड को बेटा किडनी की तरफ भेजा, और आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि आप ब्लड को किडनी की तरफ क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका ब्लड बेटा किडनी की मदद से क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, ठीक है ना। जब ये ब्लड बेटा किडनी के अंदर एंटर करेगा तो ये कहाँ पे एंटर करेगा, ये नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे इसने नेफ्रॉन के अंदर एंटर किया, और एंटर इसने नेफ्रॉन के अंदर कैसे किया, एफरेंट आर्ट्रियोल से किया। जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल से आगे बढ़ेगा बेटा, तो ये कहाँ पहुँचेगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में पहुँचेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ग्लोमेरुलर कैपिलरी में बेटा अभी आरबीसी है, ठीक है ना। हमें पता है बेटा कि आरबीसी का साइज कितना होता है, 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का साइज कितना है, 7 to 8 माइक्रोमीटर है। लेकिन हमारी अगर पहली डायफ्राम का, पहली फिल्ट्रेशन पेपर को आप देखेंगे, पहली फिल्ट्रेशन पेपर का मैक्सिमम साइज कितना है, 100 नैनोमीटर है। दूसरे का मैक्सिमम साइज कितना है, 30 नैनोमीटर है। क्या हमारी आरबीसी बेटा कभी भी ब्लड से निकल के हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आएगी, कभी नहीं आएगी, बिकॉज आरबीसी का साइज ज़्यादा है, एंड हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का बेटा, हमारे फिल्ट्रेशन बैरियर का साइज क्या होता है, छोटा होता है। सो इसलिए आरबीसी कभी भी आपको यूरिन में देखने को नहीं मिलेगा। अब फॉर मैं डब्ल्यूबीसी के लेता हूँ बेटा, आपको पता है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन होती है बेटा, द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी इज लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट्स का साइज कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन होती है बेटा, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट होती है बेटा। और मोनोसाइट का साइज कितना होता है, 18 माइक्रोमीटर होता है। अब इन दोनों को ध्यान से देखें, तो मतलब हमारे ब्लड के अंदर बेटा जब फिल्ट्रेशन चल रहा होगा, ना तो लिम्फोसाइट फिल्टर होगा, ना तो मोनोसाइट फिल्टर होगा, बिकॉज दोनों का साइज किस में है बेटा, माइक्रोमीटर्स में। लेकिन हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का साइज कितना है बेटा, नैनोमीटर्स में। तो ये भी कभी फिल्टर नहीं हो पाती है। अब बचे हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स सब लार्ज साइज के होते हैं बेटा। प्लाज्मा प्रोटीन्स कभी भी फिल्टर नहीं होते, बिकॉज प्लाज्मा प्रोटीन्स का साइज भी किस में होता है बेटा, माइक्रोमीटर्स में होता है, एक्सेप्ट वन प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। एल्ब्यूमिन का साइज बेटा एग्जैक्टली सिमिलर होता है किसके, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के जैसे। मतलब जितना हमारे फिल्ट्रेशन बैरियर का साइज है उतना ही एल्ब्यूमिन का साइज है, बट फिर भी हमारी बॉडी एल्ब्यूमिन को फिल्टर नहीं कर पाती है। अब इसका रीज़न क्या है बेटा, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो मतलब पहला फिल्ट्रेशन जो होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी पे होगा। और वहाँ पे फिल्ट्रेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, साइज के बेसिस पे हो रहा है। तो जिन चीज़ों का साइज छोटा है बेटा, बिलो द 100 है, उनका फिल्ट्रेशन होगा। जिन चीज़ों का साइज बेटा अबो 100 होगा, वो कभी भी यहाँ पे फिल्टर नहीं होंगी। सो किन चीज़ों का साइज बिलो 100 होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स बिलो 100 होते हैं, ग्लूकोज बिलो 100 होता है, वाटर बिलो 100 होता है, मिनरल आयन्स बिलो 100 होते हैं, यूरिया अमोनिया बिलो 100 होते हैं। सो ऐसी सारी चीज़ें बेटा आराम से क्या हो जाती है, ब्लड से निकल के फिल्टर हो जाती है। और ये कहाँ की तरफ जाती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जाती है। अब जब ये मटेरियल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे बेटा, तो फॉर एग्जांपल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक मॉलिक्यूल आया, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, एक नॉर्मल साइज का है बट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे दूसरा मॉलिक्यूल आया बेटा, जो एक नॉर्मल साइज वाला मॉलिक्यूल है बट नेगेटिवली चार्ज्ड है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक मॉलिक्यूल आया बेटा, जो नॉर्मल साइज का है बट न्यूट्रल है बेटा। सो जब ये मॉलिक्यूल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पहुंचते हैं ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को जल्दी जल्दी फिल्टर करता है।
बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन का खुद का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और उनके फिल्ट्रेशन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। बट बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को ईजिली फिल्टर नहीं करता है। सो मतलब हमारी बॉडी में जो पहला फिल्ट्रेशन हुआ था ना वो साइज के बेसिस पे हुआ था, लेकिन हमारी बॉडी में जो सेकंड फिल्ट्रेशन हो रहा है बेटा ब्लड का, वो किसके बेसिस पे हो रहा है, वो चार्ज के बेसिस पे हो रहा है। तो यूरिन के अंदर मोस्टली आपको पॉजिटिवली चार्जड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एंड कम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन खुद नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को ईजिली फिल्टर होने नहीं देता है। सो ये हो गया सेकंड फिल्ट्रेशन विच इज चार्ज बेस्ड फिल्ट्रेशन। फाइनली बेटा जो इधर से मॉलिक्यूल निकलेंगे वो कहाँ पहुंचेंगे, वो थर्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे पहुंचेंगे, और थर्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगेन बेटा उनको किस बेसिस पे फिल्टर करेगा, साइज के बेसिस पे फिल्टर करेगा। मतलब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन को ब्लड को फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन के 3 बैरियर्स होते हैं, या फिल्ट्रेशन का 3 तरीके से फिल्ट्रेशन किया जाता है ब्लड को बेटा, या 3 फिल्ट्रेशन बैरियर्स होते हैं, जिसमें से पहला बैरियर जो होता है बेटा वो होता है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड सेल्स, जो सेकंड बैरियर होता है बेटा वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड जो थर्ड बैरियर होता है बेटा वो होती है फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ पोडोसाइट्स बेटा। पहली फिल्ट्रेशन होती है साइज के बेसिस पे, सेकंड फिल्ट्रेशन होती है चार्ज के बेसिस पे, एंड थर्ड फिल्ट्रेशन अगेन किसके बेसिस पे होती है बेटा, साइज के बेसिस पे होती है। समझ गया ना बच्चा, ये क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि हमारी बॉडी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है और किस किस मेम्ब्रेन की मदद से होता है बेटा। और हमारी बॉडी के अंदर याद रखना फिल्ट्रेशन बैरियर 3 लेयर्स का बनता है बेटा। द फर्स्ट लेयर इज ऑफ पोडोसाइट्स, द फर्स्ट लेयर इज ऑफ glomerular capillaries, the second layer is of basement membrane and the third layer is of podocytes बेटा। सो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, किसका स्ट्रक्चर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट्स एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बेटा। सो ये पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको किसका बता दिया, बॉउमैन्स कैप्सूल का बता दिया, ठीक है। अब जब बॉउमैन्स कैप्सूल बेटा ब्लड को फिल्टर करेगा ना, तो फाइनली वो फिल्टर्ड ब्लड जो होगा, या फिल्टर्ड ब्लड के अंदर बेटा जो मटेरियल्स होंगे वो किस में आएंगे, वो इस कैप्सुलर स्पेस में आएंगे बेटा, है ना। और उस कैप्सुलर स्पेस के अंदर जो जो मटेरियल आया वो हमने बेटा फिल्टर किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट था कि नहीं। जैसे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आपको ग्लूकोज भी मिलेगा, बट ग्लूकोज तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसमें आपको अमाइनो एसिड भी मिलेगा जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसमें आपको वाटर भी मिलेगा जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। सो मतलब हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन जो है ना वो बेटा एक सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, वो एक सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, बिकॉज फिल्ट्रेशन बेटा नॉन सिलेक्टिवली होता है। ये सारे मॉलिक्यूल्स का होता है बेटा जिनका साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, या जो स्मॉलर साइज के होंगे, चाहे फिर वो मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है बेटा। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होती है और किन चीज़ों की ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, किन चीज़ों की कम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। एंड एज वेल एज बेटा हमने याद रखा किस चीज़ को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन सिलेक्टिवली एंटर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और इस पोर्शन को बेटा आज मैंने पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश की। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, फिर मैं इस टॉपिक को एंड कर दूंगा बेटा, दैट इज ब्लड सप्लाई ऑफ किडनीज बेटा। आपको मैंने अभी भी बोला कि किडनीज के अंदर जो नेफ्रॉन है बेटा, नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड वेसल आती है उसको हम एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं ना। और फिर मैंने आपको बोला बेटा नेफ्रॉन से जो ब्लड वेसल निकलती है उसको हम एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। सो नेफ्रॉन के अंदर ये एफरेंट आर्टेरियल कहाँ से आया, नेफ्रॉन में बेटा ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इस डायग्राम की मदद से शो करना चाहता हूँ। देखिए हमको पता है बच्चे कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है वो जाता है आयोटा के थ्रू, और हमारी किडनीज बिकॉज पेल्विक एरिया में है, तो पेल्विक एरिया से आयोटा को जो ब्रांच जाता है ना उसको हम एब्डोमिनल आयोटा बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। जब एब्डोमिनल आयोटा बेटा किडनी के बगल से गुजरती है तो एब्डोमिनल आयोटा का एक ब्रांच निकलता है जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, जिसको हम रीनल आर्टरी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी बेटा। तो एब्डोमिनल आयोटा पूरी बॉडी के एब्डोमिनल एरिया में मूव कर रहा है, उसके अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग ब्रांच निकल रही है, जिसमें से किडनी का जो ब्रांच निकला बेटा दैट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी।
तो रेनल आर्टरी क्या करेगा, किडनी के अंदर एंटर करेगा एट द प्लेस जिसको हम हाइलम या हाइलस बोलते हैं। तो रेनल आर्टरी हाइलस के थ्रू किडनी के अंदर एंटर कर गई। जैसे बेटा रेनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है तो ये डिवाइड करती है बेटा इनटू मेनी ब्रांच, जिन ब्रांच को हम बोलते हैं सेगमेंटल आर्टरीज, दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटल आर्टरीज। सो रेनल आर्टरी किस में डिवाइड हुआ, सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हुआ। तो आप देख सकते ये रेनल आर्टरी था, ये बन गया सेगमेंटल आर्टरी, ये बन गया सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी आगे बढ़ता है बेटा और डिवाइड करता है इनटू अनदर ब्रांच, इसको हम बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी, इसको हम बोलते हैं इंटरलोबर आर्टरी। ठीक है, और इंटरलोबर आर्टरी फर्दर आगे बढ़ेगा बेटा और वो अगेन डिवाइड करेगा और बनाता है बेटा आर्क्यूएट आर्टरी, बनाता है आर्क्यूएट आर्टरी। आर्क्यूएट आर्टरी अगेन डिवाइड करेगा बेटा, ये आर्क्यूएट आर्टरी ने डिवाइड किया, ये बनाता है इंटर लोब्यूलर आर्टरी, और ये इंटरलोब्यूलर आर्टरी बेटा फाइनली किसको जन्म देता है, एफरेंट आर्टरियोल को जन्म देता है बेटा। एफरेंट आर्टरियोल को जन्म देता है। सो मतलब जो ये यहाँ पे आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है, एक नेफ्रॉन मैंने बनाया यहाँ पे बेटा। सो जो आपको नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेफ्रॉन की ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है बेटा, वो रेनल आर्टरी से आ रही है। अब रेनल आर्टरी नेफ्रॉन तक की ब्लड कैसे पहुँचाती है, तो रेनल आर्टरी बेटा किडनी के अंदर एंटर करके डिवाइड होती है इंटू मेनी सेगमेंटल आर्टरीज, फिर उन मेनी सेगमेंटल आर्टरीज से बनते हैं बेटा मेनी इंटरलोबर आर्टरीज, फिर उन मेनी इंटरलोबर आर्टरीज से बनती है बेटा मेनी आर्क्यूएट आर्टरीज, फिर उनसे बनती है बेटा मेनी ब्रांच ऑफ इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, और फिर इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से बेटा बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली एक किडनी के अंदर 1 मिलियन एफरेंट आर्टरी। बिकॉज हमारे पास नेफ्रॉन्स कितने हैं बेटा एक किडनी में, 1 मिलियन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा। तो फिर कितने एफरेंट आर्टरियोल्स बनेंगे, 1 मिलियन एफरेंट आर्टरियोल्स बनेंगे, और हर एक नेफ्रॉन के पास क्या पहुंचेगा, एक एक एफरेंट आर्टरियोल पहुंचेगा बेटा। समझ गए ना। जब ये एफरेंट आर्टरियोल बेटा नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा, तो ये नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर गया तो क्या बनाएगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाएगा, और जैसे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाहर आएंगी बेटा किससे, बाउमेन्स कैप्सूल से, तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा इफरेंट आर्टरियोल बेटा। ये बन गया यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल। समझ आया। अब इफरेंट आर्टरियोल जैसे ही किडनी से बाहर, नेफ्रॉन से बाहर आएगा बेटा, ठीक है, ये इफरेंट आर्टरियोल है नेफ्रॉन से बाहर। नेफ्रॉन से बाहर आते ही ये क्या करता है, ये ब्रांचिंग बनाता है, और ब्रांचिंग से बेटा किसको कवर करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को कवर करता है। ये एफरेंट था, फिर डिवाइड हो गया कैपिलरीज में, फिर इफरेंट बना बेटा। लेकिन इफरेंट जब बाहर आया ना, अगेन इसने क्या बना ली, कैपिलरीज बना ली, और वो कैपिलरीज किसको सराउंड करती है बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करती है। एंड इस कैपिलरी के ग्रुप को बेटा जो किसको सराउंड करता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को सराउंड करता है, इसको हम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। याद रखना, बिकॉज आगे हम इसको पढ़ेंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज आगे हम किसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन में पढ़ना है। अब पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जब नीचे आती है, हमें पता है बेटा हमारा हेनरीज लूप कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। ये हेनरीज लूप है बेटा, दिस इज यू शेप्ड, ऐसे है ना, ये यू शेप्ड हेनरीज लूप है बेटा। सो हमारी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जैसे बाहर आती है ना, तो ये इसी हेनरीज लूप के आसपास क्या बनाती है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है बेटा। हेनरीज लूप नेफ्रॉन का पार्ट है, लेकिन जब पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर आती है, तो ये क्या करती है, ये इस हेनरीज लूप के बाहर एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। दिख रहा है ना। सो दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर बड़ी एक्चुअल में ब्लड वेसल ही है ना। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को जो यहाँ पे ब्लड वेसल की वजह से बन रहा है, इसको हम नाम देते हैं बेटा वासा रेक्टा। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा क्या है, तो वासा रेक्टा बेटा ब्लड वेसल है जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी के जुड़ने से बनती है बेटा। जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी किसके ऊपर होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर होती है, और ये फिर
ग्लोमेरुलस, ये फिर बोमेन्स, ये फिर नेफ्रॉन के हैनज लूप के जैसे ही बेटा एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है। अंदर से बेटा यू शेप्ड नेफ्रॉन है एंड बाहर से यू शेप्ड ब्लड वेसल है बेटा। इस यू शेप्ड ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। जब वासा रेक्टा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पहुंचेगा एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे पहुंचेगा, वो अगेन कैपिलरीज में डिवाइड होता है बेटा, और इन कैपिलरीज को अगेन हम क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज बेटा। ठीक है, अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बेटा सारे नेफ्रॉन से बाहर आएंगी, हर एक नेफ्रॉन से बेटा ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बाहर आएंगी, और बाहर आने के बाद बेटा वापस जुड़ना शुरू करती है। और जब ये जुड़ती है बेटा तो ये सबसे पहले क्या बनाती है? इंटर लोब्यूलर वीन बनाती है बेटा, है ना। बहुत सारी इंटरलोब्यूलर वीन्स आपस में जुड़ेंगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंटरलोब्यूलर वीन्स होंगी ना, वो आपस में जुड़ेंगी बेटा और बनाएंगी बेटा आर्क्यूएट वीन बेटा। बहुत सारी आर्क्यूएट वीन्स आपस में जुड़ेंगी बेटा और बनाएंगी सेगमेंटल वीन। सॉरी, बनाएंगे बेटा इंटरलोबर वीन, नॉट सेगमेंट, इंटरलोबर वीन बेटा। इंटरलोबर वीन, और बहुत सारी इंटरलोबर वीन्स आपस में जुड़ेंगी और बनाएंगी सेगमेंटल वीन। सेगमेंटल वीन, और जब बहुत सारी सेगमेंटल वीन्स आपस में जुड़ेंगी तो वो क्या बनाती है बेटा? वो बनाती है रिनल वीन। और फाइनली रिनल वीन किस में जाएगा? वेना केवा में जाएगा, और फिर वेना केवा से कहाँ जाएगा बेटा? आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, सो ये ब्लड सप्लाई किसका है बेटा? किडनी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि किडनी में ब्लड कैसे आता है, नेफ्रॉन तक वो ब्लड कैसे पहुंचता है, और फिर नेफ्रॉन से वो ब्लड वापस कैसे हार्ट के अंदर या सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पहुंचता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज की क्लास में हमने बेटा नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझा और ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन समझा। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रे एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करेंगे। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड खुदा हाफिज़ बच्चा।